नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपसे पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। और आप ही नहीं, इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर जो लोग भी, जितने भी जीवधारी रहते हैं, सजीव और निर्जीव हो, सब कुछ हैं, उन सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि यह घटना प्राकृतिक एक घटना है। और इस प्राकृतिक घटना के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। इसके साथ बच्चों एक हम प्रयोग करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं प्रयोग करके कि कैसे दिन और रात होता है। बच्चों, अभी आप देखिए तो जहाँ भी मैं ये ग्लोब पे इस टॉर्च से जो रोशनी मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे जहाँ पे, यहाँ देखिए प्रकाश वाला भाग, यानी ये सूर्य मान लिया, ये जो प्रकाश का स्रोत है इसको सूर्य मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से जो रोशनी आ रही है इस धरती पे पड़ रही है यहाँ पे, तो रोशनी जब धरती पर, तो उतने भाग को हम देख पा रहे हैं। और जिन भागों पे नहीं पड़ रही वहाँ देखिए रात हो जा रहा है। देखिए अब इसको घुमाते हैं, तो जहाँ पे अभी दिन है, अभी धरती अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, तो जहाँ दिन था, दिन वाला भाग बीत गया, अब वो पीछे चला गया, यानी वहाँ रात हो गया। और वो भाग जो रात में थे, अभी देखिए प्रकाश के सामने आ गए, यानी सूर्य के सामने आ गए। तो सूर्य के सामने आ गए तो वहाँ दिन हो गया। और ये दिन और ये रात, देखिए ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो धरती पे दिन और रात होने का कारण देखिए ऐसे होता रहता है। देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं प्रकाश का भाग है, यानी वो भाग सूर्य के सामने है, यानी अभी दिन है, यानी हमारा दिन है। तो ये भाग पूरा सूर्य के समक्ष है, सामने है, और पूरा प्रकाश आ रहा है, तो दिन है। यही धीरे धीरे शाम होगा, धरती ऐसे घूमती जाएगी, शाम होगा, और दूर चले जाएंगे, और फिर पीछे चले जाएंगे। तो सूर्य के पीछे चले जाएंगे तो वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, यानी रात हो जाती है। और फिर जब धीरे धीरे ऐसे ही घूमता रहेगा, और पुनः देखिए यहाँ पे फिर सूर्य, पृथ्वी चूँकि पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो घूमते घूमते हमें लगता है सूर्य उग गया। सूर्य उगता नहीं, सूर्य स्थिर होता है बच्चों। धरती घूमती रहती है ऐसे, और ये घूमते घूमते चारों जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, तो इससे दिन और रात होता है। और हमें लगता है कि सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। धरती अपने अक्ष पे घूम रही है, तो वह भाग जो सूर्य के सामने है, मैं फिर से कहता हूँ, जो सूर्य के सामने है, प्रकाश में है, यानी कि वहाँ पे दिन है। और जो भाग सूर्य के सामने नहीं है, देखिए आधे भाग पे रात है, आधे पे दिन है। आप सामने देख सकते हैं इस पे कि आधे भाग पे रात है, आधे भाग पे दिन है। और ठीक यही भाग अब घूम जाएगा तो दूसरा भाग सामने आ जाता है, तो अब इस पे दिन हो गया, और जो अभी दिन में था वो पीछे चला गया, अंधकार में, यानी रात में चला गया। तो ये दिन और रात कैसे होता है, इस प्रयोग से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वह भाग जो प्रकाश के सामने होता है वहाँ दिन, और जो प्रकाश के सामने नहीं होता है वहाँ पे रात होता है। तो देखा बच्चों, आपने अभी एक प्रयोग के माध्यम से हमने देखा कि दिन और रात कैसे होते हैं, यानी जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ दिन, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ पे रात या अंधेरा। तो अंधेरा का मतलब रात हो गया, रात हो गया यानी सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पड़ रही है। इस प्रयोग से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दिन और रात किस कारण से होते हैं। तो जब दिन हुआ, हम स्कूल गए, यानी कि पृथ्वी ने एक चक्कर लगा लिया, अब सूर्य उग गया, यानी कि सूर्य के सामने वो भाग हमारा धरती का आ चुका है, और जो भाग हमारा धरती का सूर्य के सामने आ गया वहाँ दिन हो गया। और बहुत से भाग होंगे देशों में जहाँ पर रात हो गई होगी। ठीक ऐसे ही चलते चलते शाम होती है, रात होती है। जब हमारे यहाँ रात होती है तो बहुत से दूसरे देशों में फिर दिन हो जाता है। और यह क्रम बच्चों नियमित चलता रहता है, प्रतिदिन यह कार्य प्रकृति में, पृथ्वी पर ये घटित होती रहती है घटना है। तो दिन और रात कैसे होता है आज हमने यह जाना। बच्चों आइए अब दूसरी गति की ओर चलते हैं धरती की, जिसे परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। अब रिवोल्यूशन की गति किसे कहते हैं, आइए आप अपने स्क्रीन पर देखें कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु आदि। चूँकि हम जानते हैं भारत में 6 ऋतुएं पड़ती हैं, तो 6 ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी जैसे आपने देखा बच्चों कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यहाँ पे पूरा सूर्य का आप चित्र में देखें तो बीच में सूर्य है और पृथ्वी है, और लाल रंग से जो रेखा बनाई गई, तीर बनाया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए धरती जा रही है। और एक चक्कर लगा के वापस जब वहीं पे जहाँ पृथ्वी है वहाँ आएगी, तो इसमें कुल 365 दिन और 6 घंटे लगेंगे। यानी इसको हम साधारणतः 1 साल या 1 वर्ष कहते हैं। तो 1 वर्ष या 1 साल में पृथ्वी क्या होता है, 1 साल या 1 वर्ष किसे कहते हैं, यानी जब धरती सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उस समय को, उस अवधि को 1 साल या 1 वर्ष कहते हैं। जिसको अगर दिन में कहेंगे हम तो 365 दिन
365 दिन का मतलब 1 साल, और उसका अर्थ हुआ कि धरती ने सूर्य का एक चक्कर लगा लिया। अब परिक्रमण गति से क्या होता है, धरती पे क्या असर पड़ता है? जैसे देखा कि धरती अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होता है, तो अब सूर्य के चारों ओर जब घूमेगी तब क्या होगा, इसमें देखेंगे तो नीचे उस चित्र में लिखा है कि बरसात का होना, गर्मी का पड़ना और ठंडी ऋतुओं का आना। अभी यहाँ पे अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी धीरे धीरे शीत ऋतु आ रही है, आते 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 फिर पूरी ठंडी पड़ने लगेगी, फिर धीरे धीरे ठंडी से क्या होगा, फिर गर्मी की ओर हम चले जाएंगे, फिर गर्मी ऋतु आएगी, फिर बरसात, फिर ठंडी। तो जैसे दिन और रात नियमित रूप से होते हैं बच्चों, उसी प्रकार से ऋतुएं भी एकदम समयानुसार बिल्कुल आती रहती हैं। और ऋतु परिवर्तन का कारण धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना है, यानी दूसरे शब्द में कहें तो धरती की परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन के कारण धरती पे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी जाड़ा, गर्मी, बरसात, वसंत, शरद, शीत ऋतु, जितने भी ऋतुएं आती हैं, इन ऋतु परिवर्तन का एकमात्र कारण होता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और एक बात और देखिए बच्चों कि जब ये धरती अपने चारों ओर घूमती है, आप एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। एक चित्र देखिए, ये परिक्रमण गति जो आप देख रहे हैं, अब सूर्य है और पृथ्वी है, और लाल रंग का पूरा वृत्त जो सूर्य को घेर के आ रहा है, आप देखें वह है परिक्रमण गति का निशान, यानी धरती, वो धरती की कक्षा है, उसकी कक्षा यानी उस पर रास्ता जिस पर धरती घूमती है, तो धरती उस लाल रेखा पे घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर लगा देगी। और आप देखेंगे धरती को देखिए तो गोल गोल एक और नीचे लाल रेखाएं बनाई, छोटा वृत्त बनाया गया है रेखा तीर लगा के, वह घूर्णन गति है। यानी धरती जो है सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो जो है अपने यहाँ देखा ना लट्टू की तरह घूमना, वो लट्टू की तरह अपने एक्सिस पे या अक्ष पे घूमती रहती है, और घूमते घूमते सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाना। दोनों गतियां एक साथ चलती हैं, दिन और रात भी होता रहता है और ऋतु परिवर्तन होता रहता है, इसी वजह से कि दिन रात भी हो रहा है, यानी कि धरती अपने अक्ष पे घूम रही है और साथ ही साथ वह सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। यानी दोनों गतियां धरती या हमारी पृथ्वी एक साथ करती है, परिक्रमण और घूर्णन गति दोनों एक साथ करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों गतियां एक साथ होती हैं, जिससे हमें दिन और रात का भी अनुभव होता है, साथ ही ऋतु भी परिवर्तित होती रहती है। यानी गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, जितने भी ऋतुएं आती हैं वो सारी ऋतुएं धरती के चारों ओर घूमने से, यानी धरती एक साथ, ये हो गया आपका घूर्णन गति। देखिए ये घूर्णन गति हो रही है, और इसी घूर्णन गति करने के साथ साथ अब ये पूरा सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमे, और ये घूर्णन गति भी करती रहे और ऐसे घूमती भी रहे। जैसे आपने लट्टू घुमाने में देखा था कि लट्टू घूमता है चारों तरफ ऐसे ऐसे, यानी अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और फिर चारों तरफ भी ऐसे 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 घूम रहा है एक निर्धारित कक्षा में। अब उस निर्धारित कक्षा कैसी होती है हम आगे देखेंगे, जिसको कौन सा वृत्त, कौन सी किस स्थिति या किस आकृति की निर्धारित कक्षा होती है हम आगे कभी चर्चा में देखेंगे। तो ऋतु परिवर्तन का एक कारण आपने देखा बच्चों कि ऋतु परिवर्तन का एक कारण है धरती की या पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिससे कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1 साल या 1 वर्ष, जिसको दिन में अगर हम देखें तो कुल 365 दिन 6 घंटे लगते हैं धरती को अब सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यानी इस मैदान है, इस मैदान के आप चारों ओर एक चक्कर लगाइए तो चक्कर लगाने में कितना समय लगा आपको, उसको नोट कर लीजिए। वैसे ही धरती को भी एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर जाने में 1 साल का समय लगता है। 1 साल यानी 365 दिन 6 घंटे। आगे देखते हैं बच्चों कि अब 365 दिन 6 घंटे लग गए, तो 6 घंटे का अर्थ अब क्या होता है? अभी 6 घंटे कहाँ जाता है? आप देखें अपने स्क्रीन पे, तो इसको लीप ईयर एक कॉन्सेप्ट है। लीप ईयर क्या होता है? क्योंकि 6 घंटे अधिक हो रहे हैं, तो 6 घंटे क्या होंगे? तो आप पढ़ें कि प्रत्येक 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। यानी 24 घंटे में अगर 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी 4 साल तक 6-6 घंटे ऐड होता है, तो क्या होगा? 24 घंटा यानी 1 दिन बन जाएगा। ठीक, बराबर हो जाते हैं। इस 1 दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होता है, और उस वर्ष 1 साल में कुल 366 दिन होते हैं, क्योंकि 1 दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन होते हैं। और उस वर्ष को, जिस वर्ष 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष या लीप ईयर भी कहते हैं।
यानी लीप ईयर का अर्थ हुआ बच्चों कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आने वाला ऐसा वर्ष जब फरवरी माह 28 का न होकर के 29 दिन होंगे। फरवरी में आप कैलेंडर में देखेंगे 28 दिन होता है, परंतु 4 वर्षों बाद वह एक साल के लिए फिर से 29 दिन हो जाता है, यानी 28 दिन की जगह फरवरी में 29 दिन हो जाएगा। और जब एक दिन ये बढ़ेगा तो साल के 365 दिन अब 366 दिन हो जाएंगे। जब ये 366 दिन हो जाएंगे तो उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष या लीप ईयर भी कहते हैं। यानी जो 6 घंटे रोज एक साल में पृथ्वी जो 365 दिन और 6 घंटे का टाइम ले रही है, 6 घंटे रोज हर प्रत्येक वर्ष जुड़ करके 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं, और एक दिन हम फरवरी माह में जोड़ लेते हैं तो 366 दिन का एक साल हमारा होता है। और उस साल फरवरी माह में 29 दिन होंगे और उसे हम लीप वर्ष भी कहते हैं। तो ये अभी आपने देखा कि परिक्रमण गति से क्या होता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम ऋतु परिवर्तन देखते हैं और लीप ईयर भी आ जाता है। आगे बच्चों एक चित्र के माध्यम से हम और समझते हैं कि आखिर ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं, कैसे अलग अलग देशों में अभी हमारे यहाँ ठंडी नहीं पड़ रही है, ठंडी आने वाली है, तो फिलहाल हम किस स्थिति में होंगे, हमारी धरती कहाँ होगी, और फिर गर्मी आती है तो हमारी स्थिति कहाँ होती है, इसका हम चर्चा आगे आने वाले चित्र में करते हैं। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, यानी बीच में देखिए सूर्य है और चारों ओर धरती उसके चक्कर लगा रही है। मगर इन चारों ओर जो चक्कर लगा रही है धरती, इस चित्र को आप देखेंगे तो चित्र में अलग अलग दिखाया गया है। अगर सबसे ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर जो चित्र है उत्तर ध्रुव, जहाँ पे लिखा है वसंत ऋतु 21 मार्च, जो 21 मार्च का दिन है आप देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव पूरा आसमानी रंग का दिख रहा है आपको। यह आसमानी रंग का अर्थ हुआ कि सूर्य से डायरेक्ट किरणें या रोशनी प्रकाश उस भाग पे पड़ रही हैं जो पूरी तरह से आसमानी सामने आपके दिख रहा है। उतना भाग पृथ्वी का सूर्य के समक्ष है, सामने है, तो पूरा रोशनी या प्रकाश उसका उतने भाग पे पड़ रहा है। अब उससे क्या होता है आप देखिए कि उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है। अब बच्चों थोड़ा याद करके देखें, जब वसंत ऋतु का मौसम आता है, मार्च का महीना आता है, तो कैसा मौसम होता है, उस मौसम को वसंत ऋतु कहते हैं। और उसी समय दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, देखिए शरद ऋतु, शरद यानी और अब ठंड आने लगी है, ठीक, ठंड आने लगती है तो उसे शरद ऋतु कहते हैं। अब वसंत ऋतु का मतलब उत्तरी ध्रुव में अब सर्दी बीत रही है, अब गर्मी आएगा, तो वसंत ऋतु आती है 21 मार्च के बाद। देखिए अप्रैल मई जून गर्मी के महीने आ जाते हैं, खूब गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ उत्तरी ध्रुव में, क्योंकि हम भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। आप देखें नीचे दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, शरद ऋतु, ठंडी का मौसम आता है। अब 21 मार्च से आगे चलते हैं, 21 जून पे आते हैं। 21 जून में देखिए तो पूरी तरीके से उत्तरी भाग जो है सूर्य के सामने है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, यानी गर्मी का मौसम है। जून का महीना आपको पता है कैसा होता है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु या ठंडी या सर्दी होती है। आप देखें आधा भाग पृथ्वी का आसमानी हल्के रंग से दिखाया गया है और आधा भाग थोड़ा डार्क रंग से दिखाया गया है। तो जो भाग डार्क रंग से दिखाया गया बच्चों, वो सूर्य के सामने नहीं है, यानी पीछे है, प्रकाश वहाँ नहीं पड़ता है, वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ पे क्या है, रोशनी कम जा रही है ना के बराबर, तो वहाँ पे शीत ऋतु है, उतनी रोशनी नहीं पड़ रही है जितनी की पड़नी चाहिए, इसलिए वहाँ पे उस भाग पे ठंड पड़ रही है। और जहाँ पे रोशनी है बच्चों दिख रहा है, वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। अब 21 जून से और आगे आते हैं, नीचे आते हैं 23 सितंबर। अब 23 सितंबर को देखिए, उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे सितंबर के समय अब शरद ऋतु आ गई, और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे देखेंगे आप तो वसंत ऋतु आ गई। यानी ठीक इसके ऊपर का जो चित्र आप देखेंगे, जब उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु है, उसके ठीक नीचे यानी 21 मार्च को देखें और 23 सितंबर को स्थिति बदल जाती है। यानी कि अब उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु चला गया है, हो गया है, और दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु। वसंत ऋतु यानी दक्षिणी ध्रुव में अब गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, और उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु का अर्थ हुआ कि वहाँ पे अब सर्दी का मौसम आने वाला है, यानी मौसम वहाँ गर्मी कम पड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अब बढ़ने वाली है। अब 23 सितंबर से अब और आगे चलते हैं, दूसरे स्थिति पे आते हैं धरती के, तो आप देखेंगे 22 दिसंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे देखिए पूरा भाग डार्क रंग से दिखाया गया है, तो वहाँ पे शीत ऋतु है, यानी रोशनी उस तरह से नहीं पड़ रही है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध पे देखिए तो अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध का
रोशनी में आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है। तो फिर वापस 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को हम फिर से आ जाएंगे, तो यहाँ फिर उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। और यह क्रम बच्चों साल भर नियमित रूप से चलता रहता है। यानी पृथ्वी जो है अपने 23 डिग्री जो झुकाव है इसका, इस झुकाव के साथ इस घूर्णन गति को करते हुए, ऐसे आप देखिए, इस घूर्णन गति को करते हुए ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसके झुके होने की वजह से ही जो है ये अपनी स्थितियां बदलती रहती है ऐसे घूमते हुए। तो उत्तरी ध्रुव और कभी दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष पड़ते रहते हैं, आपने चित्र में देखा। और सूर्य के समक्ष पड़ने से क्या होता है, जो भाग सूर्य के सामने अधिकतम भाग पड़ता है वहाँ पे गर्मी यानी प्रकाश अधिक है, और जो भाग नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, वहाँ पे ठंडी यानी प्रकाश कम है। और यह स्थिति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में परिवर्तित होती रहती है। किस प्रकार से परिवर्तित होती है आपने अभी चित्र में देखा। और ऋतुएं भी परिवर्तित, इसी रोशनी के पड़ने और न पड़ने से ऋतुएं परिवर्तित होता रहता है, ऋतु परिवर्तन होता रहता है। जैसे शरद ऋतु, वसंत ऋतु, दोनों में अंतर होता है। शीत ऋतु जहाँ कह रही है, ग्रीष्म ऋतु दिखाया जा रहा है, उसमें भी फर्क होता है। गर्मी, खूब गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु में ठंडा पड़ने लगती है दिसंबर में हमारे यहाँ। तो इन दोनों में फ़र्क है, और इस फर्क के अंतर का कारण धरती का एक तो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और दूसरा इसका ये झुके होना। झुके होने से क्या है कि बराबर बराबर ना होकर के बारी बारी से दोनों गोलार्धों में गर्मी, ठंडा, शरद, वसंत ऋतु पड़ती रहती है। तो अभी हम आगे और चर्चा करते हैं बच्चों कि अब इस परिक्रमण गति में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। आप भी देख लें कि देखें अपने स्क्रीन पे पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं पर बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये परिक्रमण का पहला एक भाग है जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। अब दूसरा देखते हैं कि और क्या स्थिति परिवर्तित होती है। अपने स्क्रीन पे देखें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, तो सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। अतः इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा या प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी गर्मी अधिक पड़ती है। कर्क रेखा हमने आपसे चर्चा किया था 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, तो उत्तर दिशा के, उत्तर ध्रुव की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव पर चूंकि सूर्य के सामने झुका रहता है। आप देखिए लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, यानी 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है धरती, वो सूर्य की ओर झुकी हुई है। इसके झुके होने से होता है कि वो भाग सूर्य के सामने पड़ता है, इसलिए वहां पर गर्मी पड़ती है। अब देखें दूसरा बिंदु, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सर्वाधिक प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी जब दिन बड़ा और रात छोटी होती है। वह दिन कौन सा है? 21 जून। तो 21 जून की जो धरती की या पृथ्वी की अवस्था है, स्थिति है, उसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। तीसरा बिंदु देखते हैं कि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा मतलब जो बीच में रेखा जाती है ना, धरती को दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं, यानी जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें हो जाती हैं, तो इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो दोनों ही सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। और तो जो विषुवत रेखा का भाग होता है, जो बीच में जो आपने रेखा मैंने बताया था धरती को दो भागों में बांटती है, उस रेखा के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे, देश होंगे बच्चों, पूरा हिस्सा धरती का, वहाँ पे पूरा दिन और रात बराबर होता है। आगे देखते हैं कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। यानी 23 सितंबर का महीना आ जाता है तो हमारे यहाँ कैसा लगता है, अब गर्मी धीरे धीरे बीतने लगती है, वसंत ऋतु आ जाता है और शरद ऋतु आ जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि अब वहाँ पे ठंडी बीत रही होती है तो वसंत ऋतु आ जाता है। और ये स्थिति इस वजह से होती है कि आपने भी देखा कि ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जब सूर्य की ओर झुका रहता है तो वहाँ पे गर्मी अधिक, और जो ये दक्षिणी गोलार्ध आप देख रहे हैं यहाँ वाला भाग, ये नहीं झुका है, ये नीचे का, तो यहाँ पे ठंडी। और जब ये भाग सूर्य के सामने पड़ जाता है,
तो ऐसे इस अवस्था में देखें ये भाग ज़्यादा है और ये उत्तरी गोलार्ध देखें पीछे की ओर आ गया, तो यहाँ पे आपका उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और यहाँ गर्मी। और ठीक ऐसे ही घूमते हुए जब स्थिति कुछ ऐसे बनती है, यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध इधर पीछे की तरफ इधर आ जाता है, नीचे छुप जाता है, सूर्य का प्रकाश इधर से सीधे उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ गर्मी। और जब यही स्थिति घूमते हुए फिर ऐसे होता है तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, डायरेक्ट इन दोनों भाग पे पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी अधिक होती है। तो यही स्थिति परिवर्तन होता है बच्चों। आगे आप देखेंगे कि और क्या प्रभाव पड़ते हैं परिक्रमण गति के, आगे देखते हैं। अब आते हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने की ओर झुका रहता है। इस कारण से सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा का मतलब बच्चों भूमध्य रेखा से यानी बीच वाली रेखा से 23 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ नीचे की ओर चलते हैं तो मकर रेखा आती है, तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, यानी वहां गर्मी होती है। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला बिंदु देखें, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। अभी आपने विषुव की एक घटना देखी थी 23 सितंबर को, अब ठीक वही घटना घटित होती है 21 मार्च को, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दो ऐसे दिन हैं जब धरती पे दिन और रात लगभग बराबर होता है, क्योंकि कोई भी ध्रुव सूर्य के सामने झुका नहीं होता है और इस घटना को विषुव के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु देखें, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी बच्चों उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर गर्मी आने वाली है। तो ये आपका जो भाग झुका है, ये भाग मान लें ये सूर्य के सामने है, यहाँ पे अब इस भाग में उत्तरी भाग में देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ये भाग नीचे छिप जाता है, सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं, सीधे नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पे ठंड का मौसम आता है। यही स्थिति धरती के चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमते रहने से आता है, एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे हो जाएगी, यानी कि अब उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो जाएगा तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछे पड़ेंगी। दक्षिणी गोलार्ध का ये भाग देख रहे हैं ज़्यादा सूर्य के सामने है ना ये पूरा, तो ये जब सामने आ जाता है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा और यहाँ पे गर्मी कम, यानी यहाँ ठंडा आने लगती है, यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, और यही स्थिति होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखें तो यहाँ पे भाग, ये भाग जो है धरती का, थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो है यानी कोई भी ध्रुव सूर्य के सामने नहीं होता है, और ये भाग इसका सामने आ जाता है, बीच वाला हिस्सा इतना, तो यहाँ पे जो है दिन और रात बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की जो अवधि होती है उस वक्त दिन रात बराबर चलते हैं। इस घटना को विषुव कहते हैं। और दो घटनाएं आपने देखा, एक दक्षिणी अयनांत और एक उत्तरी अयनांत। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को पड़ गया और उत्तरी अयनांत 21 जून को उत्तरी अयनांत पड़ता है। तो आपने देखा कि धरती के परिक्रमण करने से किस तरह से ऋतु परिवर्तन होते हैं और हमें जो है सर्दी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। धरती के अपने अक्ष पे घूमने से किस प्रकार से आप देखा कि दिन और रात की घटनाएं होती हैं। तो बच्चों आपने इस पूरे आज की इस कक्षा में देखा कि दिन और रात होने के कारण क्या है। पहला कि धरती का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, तो जो भाग घूमने से जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ अंधकार या रात। दूसरा, धरती अपने अक्ष पे चारों ओर घूमते हुए सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमा लगाती है, और सूर्य के इस चारों ओर परिक्रमा लगाने की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। और इस परिक्रमण गति से क्या होता है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात जो भी कहते हैं पड़ता है। और ऋतु परिवर्तन का कारण है कि धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और चक्कर लगाने समय क्या क्या अवस्था परिवर्तन होती है धरती की, हमने ये आपने देखा, हमने प्रयोग भी करके देखा किस प्रकार से किस भाग में प्रकाश पड़ता है तो दिन होता है, जहाँ नहीं पड़ता है रात होता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा में आप दिन और रात होने के क्या कारण है समझ गए होंगे, और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या घटनाएं घटित होती होंगी यह भी आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि पृथ्वी की जो दो गतियाँ हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, जिसे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन भी कहते हैं, इन दोनों गतियों से पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी और बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली कक्षा में ऐसे ही रोचक तथ्यों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।